इतनी सी टिकिया 15 रुपए में आती है। और बहुत हाई फाई साबुन हो तो 40 रुपए की। और अब तो बहुत उसको नेचुरल करके 80 रुपए तक की बेचा जाता है। हर्बल, और हर्बल का उसमें टोप्पा नहीं होता। हमने अभी आपको हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बताने का समय नहीं, बाद में बताएंगे। एक साबुन मिलती है 15 रुपए की, उसको सारे देश के लोग प्रयोग कर रहे हैं। अकेले हिंदुस्तान लीवर की 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की साबुन, तेल और ये सब जो है लीपापोती के सामान खरीद रहे, वो सब बिक रहे हैं। उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, उनको गरीब नहीं खरीदता। एक साबुन गरीब का बेटा नहीं खरीदता, मजदूर नहीं खरीदता, किसान नहीं खरीदता। तो किसान को जो बेचे जाने वाली चीजें हैं वो कर दी महंगी। अब चलो, अब वो तर्क उसकी नहीं सुनते। वहां एक बोरा साबुन एक बोरा गेहूं बेचा, एक बोरा चावल बेचा, और बदले में क्या मिला? 2 साबुन की टिकिया। उसकी तो बेचारे की डूब गई लुटिया, यहां से डूबी उसकी लुटिया। एक बोरा साबुन, एक बोरा गेहूं बेचा, चावल बेचा, और मिली साबुन की 2 टिकिया। क्यों? साबुन की टिकिया का मूल्य निर्धारण का अलग तरीका, और किसान के मूल्य निर्धारण का तरीका जरा बताना। हमारे भारत देश में आप सब जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति के सबसे बड़े जो पुरोधा थे, सबसे बड़े नींव के पत्थर थे, वो किसान थे। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। जितने भी क्रांतिवीर इस देश की 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़े, वो सब किसान पुत्र थे, किसानों के बेटे बेटियां थे। किसानों पर अत्याचार अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किया था। जैसे स्वामी जी ने बताया ना, जमीन छीनने का। पहले जमीन सब भारत के भगवान की थी, राजा भगवान की तरफ से न्यासी होता था, ट्रस्टी होता था, व्यवस्था चलाता था। और वो राजा के जैसे ही नागरिक भी ट्रस्टी होते थे, राजा उनको भी जमीनें देता था और वो इस्तेमाल करते थे, बदले में तो राजकोष को कुछ धन मिलता था। तो जमीनें नागरिकों और राजाओं के आपस के समझौते पर चलती थी। अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में एक कानून बना दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को हड़पने का कानून। इस कानून के तहत सारी जमीन अंग्रेजी सरकार की हो गई। किसानों से जमीनें छिन गई, राजाओं से जमीनें छिन गई। आप सोचेंगे, एक एक दिन में अंग्रेजों ने 25-25 हजार किसानों से जमीनें छीनी हैं, एक एक दिन में। और सबसे खराब जो अंग्रेज था जिसने ये काम किया, उसका नाम था डलहौजी। तो डलहौजी ने ये सारा खेल खेला इस देश में, जमीनें सारी छीनकर अंग्रेजों की सरकार की हो गई। अब अंग्रेजी सरकार ने जमीनें जब किसानों से छीन ली, तो किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहा। 20 करोड़ से ज्यादा किसान आज इस देश में भूमिहीन हैं, वो सब अंग्रेजों के कारण है। अंग्रेजों के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था। हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने जमीनें छीन ली, जमीनें छीन के किसानों को बेदखल कर दिया, तो वो मजदूर हो गए। मजदूरी करना जब उन्होंने शुरू किया, तो अंग्रेजों ने दूसरी बार उनके ऊपर चाबुक और कोड़ा मारा कि इनकी मजदूरी का मूल्य कौन तय करेगा। तो मजदूरी का मूल्य तय करने के लिए उन्होंने एक लेबर कमीशन बना दिया। उस लेबर कमीशन ने मजदूरी का मूल्य तय किया सबसे कम, और वो मजदूरी का मूल्य जो अंग्रेजों के हिसाब से तय किया गया, वही आज आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है। यहां मजदूरी सबसे कम रेट पर बिकती है इस देश में। साहबी माने आप ऑफिसर हैं, एक दिन आप ऑफिस में चले जाएं तो आपका आज के 6वें वेतन आयोग के हिसाब से 3,000 साढ़े 3,000 रुपए पक्का हो गया। लेकिन एक दिन आप खेत में काम करने चले जाएं, 100 रुपए भी आपको नहीं मिलेगा। तो मजदूरी कम कर दी। दूसरा क्या किया कि किसान जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें बच गई, उन जमीनों पर उत्पादन होने वाली कोई भी चीज का भाव अंग्रेज सरकार तय करेगी, और उसके लिए उन्होंने एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बना दिया।
एक लेबर कमीशन बनाया, श्रम आयोग, दूसरा बना दिया कृषि मूल्य लागत आयोग। ये कृषि मूल्य लागत आयोग बना, इसके पीछे पॉलिसी अंग्रेजों की ये थी कि जो भी किसानों के बेटे और बेटियां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इसलिए लड़ पा रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं, आर्थिक शक्ति है, बंदूकें खरीद सकते हैं, तलवारें खरीद सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। तो अंग्रेजों की संसद ने तय किया कि किसानों के बेटे बेटियों के हाथ में पैसा रहना ही नहीं चाहिए ताकि वो हमसे लड़ ना सके। तो उनके हाथ से पैसा छीन लेना है, उसके लिए लगान लगाया 90%, 90%। और दूसरा कृषि मूल्य आयोग बना दिया, जिसमें किसानों के हाथ से अधिकार छीन लिया कि वो अपनी किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित कर सकें। दुनिया में भारत का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है, जो अपने द्वारा पैदा की गई किसी भी वस्तु का मूल्य खुद तय नहीं कर सकता, जबकि वो खुद मेहनत करता है, खुद पूरी रात दिन कमर तोड़ के, हड्डियां तोड़ के काम करता है खेत में, लेकिन जब पैदा हुई वस्तु होती है उसका भाव कोई और तय करता है, और जो भाव तय करता है उसको खेती और किसानी से कोई लेना देना नहीं है। इस समय कृषि मूल्य आयोग में एक सचिव स्तर के अधिकारी को एक बार मैंने पूछ लिया, गेहूं का पेड़ होता है कि पौधा? मैं सच बता रहा हूं आपको, गेहूं का पेड़ होता है कि पौधा? उसको मालूम नहीं कि गेहूं का पेड़ होता है कि पौधा। ऐसा आदमी किसानों के उत्पादित किए हुए गेहूं का भाव तय करता है। फॉर्मूला अंग्रेजों के जमाने का है, जिसमें किसानों का श्रम अकुशल माना जाता है, इसलिए उसकी कीमत सबसे कम रखी जाती है, और किसानों की जमीन की कोई कीमत ही नहीं लगाई जाती। उद्योग चलता है ना, तो उद्योग की जमीन की कीमत होती है। उस जमीन पर अगर बैंक से कर्ज लिया हुआ है और कर्जे का ब्याज भरना है, वो भी उद्योगों के उत्पाद में शामिल किया जाता है। लेकिन किसान की जमीन जो खेती में इस्तेमाल आ रही है, उसका कोई ब्याज तय नहीं होता, उसको कभी औद्योगिक जमीन के हिसाब से गणना नहीं की जाती। तो किसानों के हाथ से अधिकार छीनकर अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो गेहूं का दाम, चावल का दाम, चने का दाम, कपास का दाम सबसे कम तय होगा, क्योंकि खेत में पैदा हो रहा है और वो सरकार तय करती है। कोई भी दूसरे उत्पाद का भाव, आज हम मान लीजिए हम कोई भी उत्पाद बनाते हैं, चंद्रप्रभावटी बनाते हैं, शिलाजीत बनाते हैं, आंवला बनाते हैं, एलोवेरा बनाते हैं, साबुन, शैंपू, कुछ भी बनाएं हम स्वयं भी, तो उसका सबका मूल्य निर्धारित करने का अधिकार किसका है? मेरा। किसान को कोई अधिकार नहीं, मूल्य को निर्धारित करेगा सरकार। हमारा इसमें हम कोई तर्क नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं जो किसान पैदा करता है, यदि उसके निर्धारण का अधिकार उसको नहीं है, तो जो किसान खरीदता है, जो बेचता है, उसका मूल्य वो निर्धारित नहीं कर सकता। जो खरीदता है वो उसको कम से कम 10 से 20 गुना महंगा दिया जाता है। ये उसकी बेबसी का कारण है। माने जो खरीदता है, उसने क्या खरीदा? साबुन। उसने क्या खरीदा? लोहा। उसने क्या खरीदा? सीमेंट। उसने क्या खरीदा? पेट्रोल, डीजल, इंजन चलाने के लिए, अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए। उसने खरीदा कपड़ा, उसने खरीदा रसोई गैस, कुछ भी खरीदा। उसने खरीदा एक फर्नीचर, उसने जो खरीदा, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो उसने खरीदा वो मिला उसको कई गुना महंगा। जो उसने बेचा वो कई गुना सस्ता। तो ये तो किसान की बेबसी का कारण। और मजदूर को मैंने कहा, उसको भी उसका मूल्यांकन, न श्रम का मूल्य मिला श्रमिक को, और न किसान को उसके उत्पादन का मूल्य मिला। अब आगे की बात सुनो, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो अंतर है ना मूल्यों के निर्धारण का, ये कम होना चाहिए। कैसा कम होना चाहिए? 1 और 100 का अंतर नहीं होना चाहिए। 1 और 2 का, 1 या 10 का अंतर हो तो चल सकता है। किसान जिन चीजों को खरीदता है, वो पेट्रोल, वो डीजल, और पेट्रोल के साथ साथ वस्त्र, साबुन, तेल, सीमेंट, लोहा, रसोई गैस, ये तमाम चीजें कम होनी चाहिए। कम कैसे हो सकती हैं? श्रम का मूल्य कैसे पूरा मिले? अब